नमस्ते, मैं विजेता शर्मा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉयर एंड जस्टिस में। हमेशा की तरह एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि पति पर जब पत्नी झूठे आरोप लगा देती है, यानी कि पति झूठे आरोपों से कैसे बचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा इस वीडियो को बनाने का किसी भी महिला को या महिला जाति को एक्यूज करना नहीं है। मैं कोई नहीं होती या आप कोई भी नहीं होते कि हम किसी भी समुदाय को या किसी भी महिला को हम एक्यूज करें। मेरा जस्ट इस वीडियो को बनाने का मोटो ये है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं जो एक्चुअल में जो महिलाएं हैं, जो सच्ची में विक्टिम है, एक्चुअल में जो विक्टिम है, उन तक न्याय पहुंच पाए, उन तक जस्टिस पहुंच पाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमारा आज का टॉपिक है कि पति झूठे आरोपों से कैसे बचे। देखिए, झूठे आरोप जब लगाए जाते हैं, कोई भी पक्ष किसी पे भी लगा देता है, तो स्पेसिफिक ये नहीं है कि मैं यहाँ पे केवल पतियों की बात करूँ। यहाँ पे वो अपने आप को पत्नियां भी रख के सोच सकती है, लेकिन हमें कोई भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई एक सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यही बात मान के चलेंगे कि पति झूठे आरोपों से कैसे बचे। देखिए, यहाँ पर ना हम बहुत लेमैन की तरह समझेंगे। हम ना यहाँ पर टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, जिससे कि आपका और मेरा कनेक्शन इजीली हो पाए और आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मेरे को कहीं मुझे लग रहा है, सपोज करिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने मेरे पर झूठा आरोप लगाया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आजकल जो कि हर बंदा कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, या फिर कोई लोगों को ऐसे इकट्ठा करेगा कि नहीं ये सच था या झूठ था। तो सबसे नंबर 1 पे क्या करेंगे, हम एविडेंस इकट्ठे करेंगे। और कोर्ट के अंदर जो एविडेंस होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में होना चाहिए। सपोज करो आपकी पत्नी यहाँ पे झूठे आरोप लगा रही है, बोल रही है कि ये मुझसे दहेज मांगता था, ये मांगता था, जबकि आपकी वाइफ कुछ दिन पहले ये बोल रही है कि मुझे डाइवोर्स दे दे, नहीं तो मैं तेरे को मुकदमों में फंसा दूंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एविडेंस का एक पार्ट हो जाता है। तो आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, आप एविडेंस जुटाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, झूठे मुकदमों से हम बचे कैसे। क्योंकि अगर हमारे पास एविडेंस होंगे तभी तो हम अपनी चीजों को सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो। एटलीस्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो हो, हमारे पास एविडेंस तो हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, यानी कि हम विक्टिम है, अपनी नजर में हम विक्टिम है, तो हमारे साथ जो भी हो रहा है तो किसको पता होना चाहिए, ये बात अथॉरिटी को पता होनी चाहिए। मेरे पता होने से या माता पिता के पता होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो दायरा ना, लड़ाई का दायरा वो आगे जा चुका है। यानी कि वो बात कहां तक पता होनी चाहिए, वो अथॉरिटी को पता होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल कोई मेरे पास आता है कि मैम ऐसे ऐसे कंप्लेंट लगानी, तो हम लोग क्या करते हैं, एसएचओ को लगाते हैं, एसीपी को लगाते हैं, डीसीपी को, मतलब तमाम ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे आने वाले समय में वो मुझे बेनिफिट्स देके जाए। ठीक है, तो हमें हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो मैं विक्टिम हूं, तो उसके बारे में मुझे किसको बताना है, मुझे अथॉरिटी को बताना है, मुझे कंप्लेंट लगानी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम कंप्लेंट तो हमने लगा दी, इतनी सारी कंप्लेंट थाने में रखी रहती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, डीसीपी के पास चले जाइए, एसीपी, कहीं भी चले जाइए, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में कहीं भी चली जाए, तो वहां पे कंप्लेंट ढेरों रखी होंगी। तो हमें अपनी ही कंप्लेंट पर रिजल्ट कैसे लाना है, अब हमें रिजल्ट भी तो चाहिए, हमने लगा तो दी, तो हमें क्या करना चाहिए उस कंप्लेंट पे। थर्ड पॉइंट में बताऊंगी, हमें उस पे आरटीआई लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे पास एक एविडेंस इकट्ठा हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा हो जाता है कि भैया मेरे साथ सो एंड सो घटना घटी, जो कि मैंने अथॉरिटी में उसको अपने मैसेज को कन्वे कर दिया, अपनी एप्लीकेशन लगा दी, और फिर मैंने उस पर आरटीआई लगा के आपकी कंप्लेंट की जवाबदेही हो जाती है। आरटीआई डिपार्टमेंट को बताना जरूरी है कि उस कंप्लेंट पे क्या क्या एक्शन हुआ है, क्या क्या एक्शन लिया गया है। देखिए, ये तो सारी बात हो गई आप लोगों की। ठीक है, ये कोई भी बंदा कर सकता है, लेमैन बंदा भी कर सकता है। सपोज करिए आपके साथ अगर ऐसी घटना घटी है, तो आप डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे कर सकते हो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और भी तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे इकट्ठे कर सकते हो जो कि ये साबित कर दे कि वो आपकी पत्नी या आपका पति झूठा है। ठीक है, एप्लीकेशन भी आप अपने आप लगा सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बहुत लीगली लैंग्वेज चाहिए। बस फर्क ये होता है, अगर वही एप्लीकेशन एक लॉयर लगाए,
तो देखिए, क्योंकि कहते हैं ना हर बंदे का एक स्पेशलाइजेशन किसी ना किसी में होता है, तो लॉयर का स्पेशलाइजेशन किस में है, इस तरह की कंप्लेंट्स करने में, क्योंकि हम पढ़ाई इसी चीज की करे हुए होते हैं। तो बस डिफरेंस ये आता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं, हमारा मतलब है यहाँ से एडवोकेट से, एडवोकेट अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाता है तो केस के मुकदमे के फैक्ट्स को या आगे भविष्य में क्या होगा उन सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। तो ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक एडवोकेट के पास जाना जरूरी है। एप्लीकेशन लगा दी आपने, यहाँ पे आप आरटीआई भी खुद लगा सकते हैं ना। 3 पॉइंट तो ये हमारे पास हो गए ना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मेरे पास है ना कि मैं अपनी गवाही को, यानी कि जो मेरे साथ घटा है मैं उसको बता पाऊं कि क्या क्या गलत घटा है, और मैं एटलीस्ट कोई मैसेज तो कन्वे कर पाऊं। अगर मेरी बीवी मुकदमा डालती है तो मेरे पास कुछ जवाबदेही तो हो कि सो एंड सो जैसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। देखिए, अभी तक तो हमने बात की थी कि आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए अब आपकी वाइफ ने कोर्ट में केस डाल दिया, अगर कोई भी वाइफ होगी तो क्या मुकदमा डालेगी, 498A का, 125 का, डोमेस्टिक वायलेंस का, और आप क्या बोल सकते हैं, आप पे DV एक्ट का, काफी सारे इस तरह के मुकदमे वो फाइल कर सकते हैं। जो उसके पास सारे अधिकार है, सारे अधिकार उसने यूज कर लिए। लेकिन कोर्ट बोलता है कि अगर इस तरह के कोई केस आते हैं, बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, हम अभी इस तरह की बात जो कर रहे हैं, देखिए सपोज करिए आपकी वाइफ ने आप पे बहुत सारे केस डाल दिए, ठीक है। केस डालने के बाद ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ना मीडिएशन लगाता है। कोर्ट कोशिश करता है कि एक मीडिएशन के थ्रू कि इस मैटर को सुलझाया जाए, खत्म किया जाए, चाहे तो उस केस का अंत तलाक ही क्यों ना हो या फिर किसी भी तरह का सेटलमेंट क्यों ना हो। जैसे कि मैंने भी बताया कि बहुत कम केस होते हैं, तो हाँ बहुत कम केस होते हैं जिसमें मीडिएशन नहीं लगता। जैसे कि कुछ केस क्या होता है, डायरेक्ट आते हैं कि वाइफ को जला दिया या उसको 80% जला दिया, 498A का मुकदमा लगे, काफी सारे डाउरी के मुकदमे फाइल होगा, तो उस काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नहीं लगाया जाता। लेकिन 99% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मीडिएशन कोर्ट लगाता है। जब कोर्ट के अंदर मीडिएशन होता है तो आप मीडिएशन के अंदर जो भी हमने अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, चाहे तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे पुलिस कंप्लेंट हो, चाहे वो आरटीआई का रिप्लाई हो, तो अब वो समय आ गया है हमें वो चीजें अपनी देने का। अभी तक हमने अपने हैंड से चीजें करी, लेकिन अब जब कोर्ट में वाइफ केस फाइल कर दे तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे, जितने भी आपके पास सबूत है जो कि ये बताते हैं कि आप गुनाहगार नहीं हो, अब वो क्या करें, वो आप दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी वाइफ CAW सेल यानी कि पुलिस थाने में केस फाइल कर देती है, महिला थाने में केस फाइल करे, तो वो आप क्या करेंगे, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वहां पर वो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें, वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स दें कि भैया सो एंड सो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। देखिए, ये बात मैं मान सकती हूं कि आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ इन द सेंस, मेरा तकलीफ से कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन बाद में ना कहते हैं अंत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने अपनी सारी चीजें रख दी। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करता तो ऐसा होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडिएशन की। मीडिएशन में आ गए, मीडिएशन में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो जज साहब बैठे हुए हैं ना वो हर चीज जानते हैं, हर चीज समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके हर चीज बताती है कि आप गुनाहगार हो या गुनाहगार नहीं हो। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताऊंगी, और जैसे कि मान लीजिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हैं, आपके पास सब कुछ है, आपने मीडिएशन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और आपको फिर भी लग रहा है आपकी वाइफ आपको बहुत परेशान कर रही है, तो ना आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आप कहेंगे हाई कोर्ट क्यों जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आपके ऊपर FIR हो गई, सपोज कर दीजिए 498A की FIR हो गई, जो कि झूठी FIR है, आप लोग बोल रहे हो आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे सेक्शन 482 CRPC के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट को पावर है FIR को रद्द करने की, जिसे एक लीगल टर्म्स में बोलते हैं क्वेश्चन करना। तो आप हाई कोर्ट में जाइए, अपनी पिटीशन फाइल कीजिए, वहां पे जाके आपको अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये झूठा मुकदमा है, तो कोर्ट क्या करता है, आपकी जो FIR हुई है उसको क्वेश कर देता है, उसको रद्द कर देता है, कहता है कि भैया ये चलने लायक नहीं है। मान लीजिए आप हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहते, तब आप क्या करेंगे। अब देखिए, कोर्ट में हम आ गए, वाइफ झूठ पे झूठ बोली जा रही है, और हमारे पास सारे सबूत है कि वाइफ आपकी झूठ बोल रही है। तब आप क्या करें, तब आप 340 की एक एप्लीकेशन लगाइए। अब बताइए ये होता क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। 340 की एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जब आपकी वाइफ कोई भी कोर्ट में केस फाइल कर दे। और देखिए, हम जब कोई भी कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो उसकी एवज में हम एफिडेविट देते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं, शपथ पत्र देते हैं कि भैया जितने भी कंटेंट लिखे गए हैं, जो भी सब कुछ लिखा गया वो सत्य है।
तब आप क्या करेंगे, 340 की एप्लीकेशन लगाए, वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रखिए कि नहीं भाई ये मेरी वाइफ ऐसे ऐसे झूठ बोल रही है। तो उस समय क्या होता है, उस समय जज साहब आपकी एप्लीकेशन सुनेंगे और वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा वाइफ के ऊपर। वाइफ यहाँ पे सिद्ध करेगी कि नहीं ये चीजें झूठी हैं। जब तक आप 498 हर चीज में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर था, बर्डन ऑफ प्रूफ था आपके ऊपर, यानी कि पति के ऊपर, कि मैं भैया ठीक हूं, मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने मारा कूटा नहीं है, मैंने उसे भगाया नहीं है। लेकिन अब 340 की एप्लीकेशन लगाने के बाद सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, सारा बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया वाइफ के पास। देखिए लॉ के अंदर ये सारी बातें लिखी नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करना है वैसे, केवल क्या बोलते हैं सेक्शनों को छोड़कर। ये नहीं लिखा कहीं भी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठे करो खुद अपने पर्सनल लेवल से, या फिर आप अथॉरिटी को बताओ, या फिर आप आरटीआई लगाओ एप्लीकेशन, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये जस्ट हमें करना चाहिए अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कहते हैं ना, जब तक अगर हम कुछ एफर्ट नहीं डालेंगे हमको जस्टिस कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अपने आप तो कहते हैं ना खाना बन के नहीं आ जाएगा मुंह में। लेकिन एक बात आपको और ये बताना चाहूंगी, ये जो जितनी भी मैंने सारी बात बताई है हर केसेस पर लाई नहीं करती। कभी आप सोचो कि मेरा केसेस ऐसे नहीं होगा, ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाती हूँ। जैसे कोविड एक बीमारी है, कोरोना वायरस जिसे बोलते हैं, कोविड एक बीमारी है, उसके सिम्टम सेम होते हैं। सपोज करें मुझे हो गया तो मुझे खांसी भी होगी, जुकाम भी होगा, या फिर किसी बी को हो गया तो उसमें खांसी जुकाम सेम हो सकता है। लेकिन कोर्ट में जो फैक्ट्स होते हैं ना, केसेस के फैक्ट कभी सेम नहीं होते। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं होते। तो कोई भी चीज, मैं एक अकेली एडवोकेट नहीं, कोई भी एडवोकेट अगर किसी भी तरह की आपको बताता है कि उस केस में ऐसा ऐसा हो, तो आप सोचो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, नहीं होता। क्योंकि हर केस के फैक्ट डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कभी भी बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते। कंपल्सरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम फैक्ट डिट्टो कॉपी हो। और अगर आप विक्टिम हैं तो आप घबराएं नहीं, आप अपने एडवोकेट से बात करें या आप खुद कोशिश करें कि आप अपना भी पर्सनल एफर्ट क्या डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको पता चलती रहे कि मैं क्या क्या वीडियो ला रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।